Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel. I am Sushil Ragade, ex-manager Reserve Bank of India and now I am full-time engaged with iExam भी यहाँ पर मैं फुल टाइम अभी पढ़ा रहा हूँ। अब ये है हमारा 2021 का रिज़ल्ट। हमारे इतने सारे रिज़ल्ट्स आए हैं और ये बताने का पर्पज़ ये है कि जितने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके बायोडेटा से मैंने एक एनालिसिस बनाया है और हमें काफ़ी एक अच्छे इंसाइट्स यहाँ से मिले हैं कि यानी कि ये जो स्टूडेंट्स है इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका एज क्या है, अगर इनके एजुकेशन में या जॉब प्रोफाइल में कुछ गैप है, इनका कितने साल का एक्सपीरियंस है इनको, ये सारा मैंने यहाँ पर वीडियो में इंक्लूड किया। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये मेरा यहाँ है कि इतने सारे हमारे सिलेक्शंस लास्ट ईयर हुए हैं। तो ये हमारी फैकल्टी है। अगर आप देखते हैं ना, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन सा क्लास ज्वाइन करें, कौन सा नहीं करें। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतनी जो हम कहते हैं टॉप क्लास फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं सुशील रगड़े हूँ, मैं खुद आरबीआई में मैंने एज अ मैनेजर काम किया है। डॉक्टर सीपी जोशी ने भी एजीएम करके काम किया है। डॉक्टर संजीव शर्मा सीजीएम थे, रीजनल डायरेक्टर थे आरबीआई में। उसके बाद प्रदीप मारिया भी सीजीएम थे, शरत मलिक भी सीजीएम थे। अगर आप देखेंगे सीपी मोहन सीजीएम थे नाबार्ड में। उसके बाद रश्मि प्रसाद मैडम जीएम थी एसबीआई में। तो काफ़ी डाइवर्स फील्ड से हमारे यहाँ पे फैकल्टी है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आरबीआई में काम किया है, उन्होंने आरबीआई का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आपको इससे अच्छा जो फैकल्टी का पूरा एक हम कह सकते हैं, हम इतने सारे फैकल्टी का ग्रुप है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एक जस्ट मैं आपको जानकारी देना चाहता था कि हमारे यहाँ पे iExam भी के किस टाइप की फैकल्टी काम करती है। तो भी आते हैं हम आरबीआई पे। तो हमें ये वीडियो में ना काफ़ी डिटेल में देखना है। तो आप अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, तो आप 1.5 1.75 के स्पीड से भी देख सकते। तो आज का जो वीडियो है उसका पर्पज़ है कि हम आरबीआई के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले, कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके बाद पिछले साल के कट ऑफ्स क्या है, आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि ये आरबीआई का प्रीएम्बल है, यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल काम क्या है, ये देखना हमारा सबसे मेन पर्पस है। तो मैं यहाँ पे एक ये पढ़ता हूँ क्या है प्रीएम्बल, तो आपको समझ में आएगा कि आरबीआई में आने के बाद आपको किस एरिया में काम करना है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, तो ये देखो ये है सबसे मेन, बैंक नोट्स का जो है इशू ये आरबीआई पूरा मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। कीपिंग द रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हम फॉरेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये रिजर्व इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि आप पकड़ लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, तो करेंसी हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम देखते हैं ये है क्रेडिट सिस्टम, यानी कि लोन रिलेटेड सारी चीज़ें ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasing complex economy to maintain price stability, यानी कि आप यहाँ पे इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन, while keeping in mind the objective of growth, यानी कि आप आरबीआई में अगर काम करेंगे तो आप ये सारे एरिया में काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, या कोई जैसे मान लो आप फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में है तो आपको फॉरेक्स के बारे में काम करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली आरबीआई का जो एम है वो एम रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड ग्रोथ के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं मॉनेटरी साइड से। आपको पता है आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, एंड फिजिकल पॉलिसी होती है, यानी कि टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ये है आरबीआई का प्रीएम्बल। और अगर आपको आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है तो ये प्रीएम्बल आपको याद होनी चाहिए। 4 लाइन है, मगअप कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आजकल आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में भी आप लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी आप इसके बारे में बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आ भी सकते हैं और इसके पहले भी आ चुके हैं। तो ये हो गया आरबीआई का प्रीएम्बल, यानी कि हमने शॉर्ट में देख लिया है कि आरबीआई का वर्क किससे रिलेटेड होता है। अब ये देखिए ये है आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये जो स्लाइड है वो दिखाने का पर्पस भी एक है। तो ये है, यहाँ पे आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है, एंड जनरली ये आईएएस ऑफिसर होते हैं और ये आरबीआई के बाहर से होते हैं। ठीक है, मतलब आरबीआई का जो ऑफिसर है जिन्होंने ग्रेड बी ज्वाइन किया है वो आरबीआई गवर्नर के पोजीशन तक पहुंचे। ऐसे सिर्फ एक ही गवर्नर थे, एम नरसिम्हम गवर्नर थे, वो आरबीआई के कैडर से
गवर्नर बने थे। अदरवाइज बाकी जितने सारे गवर्नर हैं वो बाहर से आते हैं और वो जनरली आईएएस कैडर के होते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये 4 जो डिप्टी गवर्नर है, इसमें से डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव और श्री राबी शंकर, ये तीनों के तीनों आरबीआई के कैडर से, यानी कि ये तीनों ने आरबीआई एज अ ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन किया था। तो जनरली क्या होता है ना, एक जो होते हैं वो बैंक से होते हैं, जो अभी श्री एम के जैन सर है, ये आई थिंक आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन थे। दूसरे जो होते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं एंड जो बाकी जो 2 होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। ठीक है, तो इस बार एक्चुअली ये जो इकोनॉमिस्ट की जो पोजीशन है वो आरबीआई के ही एक जो ईडी थे उनको मिला था, डॉक्टर एमडी पात्रा को इसलिए मिला था क्योंकि वो इनिशियली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता है अभी रिसेंट आरबीआई में एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसको कंटिन्यूशन मिलने के लिए इनको फिर ईडी से डिप्टी गवर्नर बना दिया। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप में से कोई जल्दी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनता है 21, 22, 23 या 24 साल तक, तो आप इस पोजीशन तक जा सकते हैं। और लास्ट ईयर है, मैं आपको एज प्रोफाइल भी बताऊंगा कि ऐसे एज वाले लोग जिनका एज 21, 22, 23, 24 है, ऐसे भी स्टूडेंट, वो भी फ्रेशर, वो यहाँ पर आरबीआई के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। और ये बाकी के जो जितने सारे मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो अलग अलग एरिया से आते हैं। और ये 81D है, ये स्पेसिफिकली आते हैं फिनांस मिनिस्ट्री से, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई के बोर्ड पे आते हैं। पहले शक्तिकांत दास ये पोजीशन पे थे, और ये बाकी जो मेंबर्स होते हैं ये इंडस्ट्री से अलग अलग एरिया से आरबीआई के बोर्ड पे आते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आरबीआई का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कैसा है। अभी जो हमने देखा वो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सबसे टॉप लेवल की बॉडी है। वो एज अ बोर्ड वो आरबीआई का पूरा जो फंक्शनिंग है ब्रॉड लेवल पे वो डिसाइड करता है। उसकी एवरी मंथ मीटिंग होती है, ठीक है, वो गवर्नर उसको चेयर करते हैं। उसके बाद उसके नीचे होते हैं गवर्नर। तो अभी हम सबसे नीचे लेवल पे देखते हैं सपोर्ट स्टाफ में। यहाँ पर एक आपको पता है ऑफिस अटेंडेंट का एक पोस्ट आया था, वो आप यहाँ पर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई जो असिस्टेंट है उनको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ग्रेड ए। तो ग्रेड ए का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, पहले होता था कुछ 15-20 साल पहले, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वैसे आरबीआई ग्रेड ए का भी होता था पहले, लेकिन अभी वो डिसकंटिन्यू किया है। अभी क्या है, यहाँ से प्रमोशन होके लोग ग्रेड ए बनते हैं, यानी कि जो लोगों ने ऑफिस अटेंडेंट ज्वाइन किया है वो प्रमोशन होके आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं, वहाँ से प्रमोशन लेके फिर वो ग्रेड ए बनते। और अभी हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो है ग्रेड बी, ठीक है, यानी कि ग्रेड बी को आरबीआई में मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड सी है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ है। इसमें से जो कुछ सीनियर होते हैं उनको प्रिंसिपल सीजीएम कहते हैं, तो ये भी ग्रेड एफ होते हैं। इसके बाद एक कोई ग्रेड नहीं रहता है, इनको ईडी कहते हैं, इनको डीजी कहते हैं। डिप्टी गवर्नर होते हैं 4, ईडी 9 से 11, 12, कभी कभी 13 तक भी होते हैं। तो ये है आपका आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी, तो आप मान लीजिए कि आप डे 1 पे ही नियर अबाउट 70% के आसपास आप पकड़ सकते हैं। आप डे 1 पे 70% लोगों को सीनियर बन जाएंगे। इतनी टॉप लेवल की पोस्ट है ये आरबीआई में एज अ ग्रेड बी, उसको इंटरनली मैनेजर कहते हैं। तो ये हो गया आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको समझना चाहिए कि आप कौन से लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, और आप यहाँ से मैक्सिमम लोग यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये इसको आप एक ही पकड़ लीजिए ग्रेड एफ। कुछ लोग यहाँ तक भी जाएंगे एंड रेयरली कुछ लोग यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप सीजीएम तो डेफिनेटली बनी जाएंगे, ठीक है, सीजीएम तो डेफिनेटली बनी जाएंगे। तो ये अभी हम और देखते हैं कि आपको पता है ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर रघुराम राजन। ये आरबीआई के बारे में, आरबीआई के जॉब के बारे में क्या कहते थे ये हम देख लेते हैं। अ जॉब एट द आरबीआई इज नॉट सिंपली अ करियर, इट इज़ अ कमिटमेंट। A commitment to serve the nation where we seek to make a difference to the lives of the millions of Indians all over the country.
The respect that RBI enjoy in the wider world has withstood the pulls and pressures of time. तो सबसे मेन है ना, आरबीआई में जो रिस्पेक्ट है उसको आप मॉनिटरी टर्म्स में मतलब मेजर नहीं कर सकते। इतना रिस्पेक्ट आरबीआई के ऑफिसर्स को इंडस्ट्री में मिलता है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, नेशनलाइज बैंक से, एसबीआई से स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 लोग भी आरबीआई ग्रेड भी नहीं, आरबीआई असिस्टेंट पे भी जाते हैं। तो ये मेरे पास एग्जांपल है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन आप असिस्टेंट के लेवल के लिए मत सोचिए, आप ग्रेड भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर लेवल का काफ़ी हायर लेवल का पोस्ट है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे आरबीआई आपको क्या क्या ऑफर करता है। अभी ये थोड़ा पुराना इमेज था, तो अभी एट प्रेजेंट ये जो अमाउंट है ये नियर अबाउट 25 lakhs पर एनम है। एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ मैं, अभी आरबीआई में वेज रिवीजन या सैलरी रिवीजन चालू है, और अभी ये नियर अबाउट 28 से 30 lakhs पर एनम तक जा सकता है। ठीक है, मैं ये सैलरी पर सारा मिला के मैं ये अमाउंट आपको बोल रहा हूँ। तो अभी देखिए, जैसे मान लो 5 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, वॉर्टन बिजनेस स्कूल में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो आपको नियर अबाउट 60, 70, 80 lakhs तक पैसा लगता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो जो फीस है वो आरबीआई आपके लिए पे करता है, आपको उसको वापस नहीं करना है, ये लोन के फॉर्म में नहीं है। आरबीआई विल स्पेंड ऑन योर एजुकेशन। ठीक है, बस इसके बाद एक कंडीशन होती है, जब आप वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करके आएंगे तो आपको वहाँ पे 5 साल का मिनिमम सर्व करना होता है, लेकिन आरबीआई जनरली कोई छोड़ता नहीं है। अभी आप देखिए, आपको फॉरेन ट्रिप मिलती है एवरी अल्टरनेट ईयर, यानी कि अगर आप 2021 में गए तो 2023 में जाएंगे, 2025 में जाएंगे, 2027 में जाएंगे, एवरी अल्टरनेट ईयर विथ यूर फैमिली। यानी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद आपके 2 बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा है, इतने सारे लोगों को आप एवरी ईयर जा सकते हैं। यानी कि आपका अगर 36 ईयर का करियर है तो नियर अबाउट 18 टाइम्स आप जाएंगे। मतलब आरबीआई में जब था तो मतलब लोग यूरोप में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जा चुके, क्योंकि 18 बार कहाँ जाएंगे आप। मान लो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2 बार गए, अमेरिका 3 बार गए, फिर बाद में जापान गए, फिर साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर गए, तो फिर बाद में यूरोप में ही आपको घूमना पड़ेगा, क्योंकि आपको 18 टाइम्स आपको फॉरेन जाना है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज है आरबीआई का कि पोस्टिंग इन मेट्रो सिटीज़ है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जितने मेट्रो सिटीज़ है, स्टेट कैपिटल्स है, वहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। जैसे मान लो आप आजकल सबके जो स्पाउसेस है, जैसे अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी आसानी होगी अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं। आपके बच्चों का एजुकेशन भी अच्छी तरीके से होगा, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ होती है। आपको अकोमोडेशन मिलेगा, 3 BHK मिलेगा। दिल्ली में काफ़ी जगह पे अच्छे अच्छे प्राइम लोकेशन पे है, मुंबई में है। मुंबई में तो ऐसे जगह पे आरबीआई के क्वार्टर है जहाँ पर बाहर रेंट 1 लाख रुपये पर मंथ है। ठीक है, 1 लाख रुपये, आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर आपको लीज़ लेना है मुंबई में तो आपको एट प्रेजेंट 60,000 की लीज़ मिलती है। अभी जो नया नेगोशिएशन चालू है उसमें उन्होंने 80K की बात की है, 80,000 रुपये आपको लीज मिलेगा। यानी कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको रेंट के लिए आरबीआई इतना पैसा देगा। एट प्रेजेंट आरबीआई को 200 लीटर का पेट्रोल मिलता है मुंबई में, तो अगर आप करंट रेट से पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 22,000 रुपये होता है ये। अभी ये 250 उन्होंने सजेस्ट किया है, तो आप पकड़ लीजिए, तो नियरली ये 30K के आसपास जाएगा। आपको पता है पेट्रोल के रेट बढ़ी रहे, यानी कि आप पकड़ लीजिए 80 + 30, तो ये 1,10,000 तो सिर्फ ये 2 आइटम का ही हो गया। मतलब अभी तक तो हमने सैलरी को टच भी नहीं किया। तो इतना अगर आप पकड़ेंगे, इतने सारे अलाउंसेस है, इतने सारे, तो मुझे कम से कम 2 साल लगे आरबीआई में जाने के बाद समझने में कि क्या क्या मिलता है। ब्रीफ केस मिलता है, लैपटॉप मिलता है, मोबाइल मिलता है, एजुकेशन की फ़ीस मिलती है आपके बच्चों की, उसके बाद मेड का पैसा मिलता है, आप ग्रेड C बन जाओगे तो ड्राइवर का मिलता है, इतने सारे मिलते हैं, स्पेक्स मिलता है, बुक्स मिलता है, तो काफ़ी सारे अलग अलग अलाउंसेस आपको मिलते रहते हैं। फिर उसके बाद ये फॉरेन पोस्टिंग है, इसका मतलब ये है कि जो आप अगर देखेंगे कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे मिडिल ईस्ट में है कुछ कुछ कंट्रीज़, या फिर आप अफ्रीकन में पकड़ोगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आप एज अ एडवाइज़र बन के जा सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। लेकिन आप जब GM CGM लेवल पे जाओगे तब आप वहाँ पे एडवाइज़र बन के जा सकते हो। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में जा सकते हो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में जा सकते हो, IMF में जा सकते हो। तो ये फॉरेन पोस्टिंग है। इसके बाद आपको फॉरेन
ट्रेनिंग भी मिलती है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में, फेडरल रिजर्व में, तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो कुछ भी आपके काम से रिलेटेड ट्रेनिंग है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको एवरी सैटरडे संडे आपको छुट्टी है और आपका जो टाइम है 10 to 5 है, 10 to 6 है, ठीक है, 10 to 6 है। और रेयरली आपको कभी कभी लेट मतलब बैठना पड़ता है। अगर मुंबई में होगा तो ये कभी कभी 7 या 8 भी बज सकते हैं, तो लेकिन एवरी सैटरडे संडे छुट्टी है आपको। और यहाँ पर ना अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता होगा ये कि बैंक में क्या होता है ना, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आरबीआई में ऐसा नहीं है। आरबीआई में आप बस कह दो कि मुझे आज नहीं आना है, मुझे मेरी तबीयत खराब है, तो मैक्सिमम टाइम 99% केस में हो जाता है। और आपको पता है कि कभी ना कभी जैसे मान लो वीक में कुछ हॉलीडे आ जाता है, जैसे मान लो ट्यूसडे को आ गया तो लोग मंडे को छुट्टी लेते हैं, थर्सडे को आ गया तो लोग फ्राइडे को छुट्टी लेते हैं। यानी कि ये इतना कन्वीनियंट होता है आपको, और इतनी सारी छुट्टियां होती हैं, आपको मतलब सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ छुट्टी का मैं यूज़ करूँ। तो बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। आप आपकी हॉबीज़ है वो आप परस्यू कर सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स है, आपके वाइफ के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस, ये आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना सारा अगर बेनिफिट्स देखते हैं आरबीआई का, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ भी करके जाना है। अभी ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है वो तो सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लोग मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। पहले क्या था ना, 2021 के पहले क्या था, वो ये और वाला यहाँ पर कंडीशन नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपको ग्रेजुएशन में 60% चाहिए और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% चाहिए। या फिर अगर आप सीए होंगे, सीए, तो सीए के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि आपको पता है सीए का जो कोर्स होता है उसमें 60% लाना एक बहुत चैलेंज होता है। ये लोग टॉपर आ जाते हैं, ठीक है, जनरली उनको 55 के आसपास मार्क्स मिलते, तो ये और में है। एंड ये जान लीजिए ना, यहाँ पे एग्रीगेट है, इस पर भी मुझे इतने सवाल आते हैं, आप देखेंगे ना साल में कम से कम 200 सवाल आते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी सेमिस्टर नहीं है। और जितने सेमिस्टर है, जैसे मान लो आपके 6 सेमिस्टर है, 1 2 3 4 5 6, तो मान लो किसी को यहाँ पे 50 है, 70 है, 65 है, 65, तो भी चलेगा। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यार एवरी ईयर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड ये एग्रीगेट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जैसे मुझे पता है पुणे यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो फाइनल 2 ईयर के सेमिस्टर होते हैं, 2 साल होते हैं, फाइनल के 2 सेमिस्टर्स। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका 7th सेमिस्टर एंड 8th सेमिस्टर, या आप इसको 4th ईयर कहिए, इसके बेसिस पे ही आपको डिग्री मिलती है। डिग्री पे लिखा होता है फर्स्ट क्लास। लेकिन आरबीआई ऐसे कंसिडर नहीं करता। आरबीआई के लिए क्या चाहिए, अगर आपका 8 सेमिस्टर का कोर्स है तो सारे के सारे सेमिस्टर्स के मार्क ऐड करेंगे और उसके एग्रीगेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। और कैटेगरी में देखेंगे तो जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर ये लिख दिया है। और ग्रेजुएशन आप कौन से भी फील्ड से कर सकते हैं। अभी भी मुझे लोग क्वेरीज आती है, लोगों को लगता है आरबीआई है तो कॉमर्स चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर 2 लड़कियां आर्किटेक्ट किया था उन्होंने, आर्किटेक्ट। मेरे पहचान का एक स्टूडेंट था 2017 में, उसने फार्मेसी किया था, एक लड़की ने BHMS किया था, होम्योपैथी डॉक्टर। कोई ये नहीं है बंधन, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट चलेगा, इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पर लिखा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो डेट होता है वो वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये जो डेट है, कौन से डेट को आपको आपका मार्कशीट रेडी चाहिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं दे सकते, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी ना बहुत लोगों को डाउट होता है। यहाँ पर क्या डाउट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे CGPA दिया जाता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, CGPA के सामने परसेंटेज दिया जाता है, ठीक है। CGPA के सामने परसेंटेज दिया जाता है, तो कोई भी परसेंटेज अगर आपके मार्कशीट में मेंशन किया तो वो आरबीआई एक्सेप्ट करेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे लोगों को है कि जिनके यहाँ पर परसेंटेज का कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है। मुझे पता है एवरी ईयर लोग ये देख के अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसके मार्कशीट पे लिखा हुआ है 6.6 और उसको लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन अगर उसके यूनिवर्सिटी का फार्मूला 6.6 × 10 है, उसको 66% मिलते हैं, तो वो एलिजिबल है। ये फार्मूला बस वैसे ही स्टूडेंट्स को लगाना है जिनके मार्कशीट पे कन्वर्जन फार्मूला नहीं है, ठीक है।
अगर कन्वर्जन फार्मूला नहीं है तो आप आपके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को पूछिए, अगर उन्होंने जो कुछ भी कन्वर्जन फार्मूला दिया वो आरबीआई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कोई भी कन्वर्जन फार्मूला नहीं है उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जान लीजिए, ये बहुत है, यहाँ पे भी बहुत लोगों को डाउट आता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे फुल आपको क्लियर कर दिया है कि ये क्या है। अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर 6 है, ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 6 है। उसके बाद बाकी नो सच रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइज टू कैंडिडेट्स बिलोंग टू ऑल अदर कैटेगरीज, यानी कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, कोई आपको मैक्सिमम नंबर का लिमिट नहीं है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं तो आप देखिए आप ईडब्ल्यूएस में बैठते हैं क्या नहीं बैठते, तो जल्दी से जल्दी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन है कि आरबीआई फ्रेशर को लेता नहीं है, सेलेक्ट नहीं करता है। काइंडली नोट दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनकरेजेस कैंडिडेट्स विथ नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई। क्लियर कट लिखा है यहाँ पर कि आरबीआई एनकरेज करता है ऐसे लोगों को कि जिनको कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर्स हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए। हम उनको इनकरेज करते हैं और वो रिजल्ट में भी उसको शो करते हैं, शो करते हैं मतलब उनको सेलेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो ये पॉइंट, और आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो आपको निगेटिविटी फैलाएंगे आपके मन में कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं करते। मैं आपको विद प्रूफ आके दिखाने वाला हूँ, सब टाइप के लोग सेलेक्ट होते हैं। 7 साल का गैप, 8 साल का गैप, सब लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप बिल्कुल ही डरिए मत, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आरबीआई में जाना है। तो अभी यहाँ पे भी बहुत लोगों को डाउट है। अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई के वेबसाइट पे लिखा है फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर। तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये कमर्शियल बैंक लिखा है पब्लिक सेक्टर के लिए, ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक मीन्स एनी कमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर उनको लिखना था पब्लिक सेक्टर बैंक तो वो लिख लेते, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग अप्लाई कीजिए, तो ऐसा क्यों लिखते हैं? इसके वजह से ना मुझे पता है हज़ारों लोगों ने आरबीआई के अपोजिट छोड़ दिए। क्या है, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं। ये पब्लिक सेक्टर का क्राइटेरिया सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। कमर्शियल बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक है, अदरवाइज वहाँ पर वो क्लियरली लिखते पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके लिए मेरे एक स्टूडेंट ने आरटीआई फाइल किया था। आरबीआई ने क्या रिप्लाई किया है? रिप्लाई ये जो मैंने अलग अलग पूछा था कि बाबा आईडीबीआई वाला एलिजिबल है क्या, एचडीएफसी वाला है क्या, सारस्वत बैंक है क्या, सिटी बैंक है क्या, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है? कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक, बस इतना ही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो आप जान लीजिए ये सारी की सारी जो है ये कमर्शियल बैंक्स ही है। तो आप अप्लाई कर दो। आईसीआईसीआई कमर्शियल बैंक है, फॉरेन बैंक भी कमर्शियल बैंक है, इसका टेंशन मत लो। अगर किसी को डाउट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, तो आप अलग से आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हो। अभी टाइम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे और एक बात जाननी है आपको, क्या है? प्रोबेशन पीरियड नहीं पकड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को 35 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एसबीआई में तो उसको 1 भी साल का नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 24 महीने तो प्रोबेशन है, वो तो नहीं काउंट करते हैं। और यहाँ पर यह है कि कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 24 महीने का प्रोबेशन हो गया, अभी कितने महीने हैं? 11 महीने। 11 महीने को 0 पकड़ा जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटेड ईयर है क्या? नहीं है। 1 ईयर 1 मंथ पकड़ा जाएगा, 1 ईयर। 1 ईयर 11th मंथ पकड़ा जाएगा, 1 ईयर। 0 मंथ 11 ईयर पकड़ा जाएगा, 0 ईयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। तो मैं अभी 10-15 साल से, 10 साल से कम इससे रिलेटेड हूँ, तो मुझे ये पूरी जानकारी है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप डायरेक्टली आरटीआई फाइल कीजिए, आपको आसानी से सब इसका आंसर मिल जाएगा। आरटीआई कैसे फाइल करना है गूगल पे डालिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोगों को डाउट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया है, क्योंकि ये वीडियो मैं डिटेल में बना रहा हूँ सब टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप आगे फास्ट फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। तो अभी ये है हमारा पैटर्न है। ठीक है, आरबीआई का पैटर्न होता है प्रीलिम्स में, उसको फेज़ 1 कहते हैं, 200 मार्क का है।
और यहाँ पर आपको टोटल 120 मिनट्स मिलेगा। जीए को होते हैं 80 क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम मिलता है आपको 25 मिनट। इंग्लिश को 30 क्वेश्चन, टाइम है यहाँ पर 25 मिनट। क्वांट को है 30 मिनट्स, टाइम है 25 मिनट्स। रीजनिंग को है 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस एंड यहाँ पर टाइम है 45 मिनट्स। तो ये हो गए 50, ये हो गए 70, 120 मिनट आपको यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, वो कट ऑफ कितना है हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है फेज 2। फेज 2 में पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था, अभी उन्होंने मिक्स पैटर्न लाया है, कुछ ऑब्जेक्टिव है कुछ डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 1 जो है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के, 40 मार्क हो गए एंड 10 क्वेश्चन को है 1-1 मार्क, ये है 10 टोटल हो गए 50। ठीक है, 30 क्वेश्चन है 50 मार्क है। एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कैसे है, 15 15 15 15 15 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 10 10 10 के 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है। तो ये हो गए 30 मार्क्स और ये हो गए 20 मार्क्स। पहले उन्होंने नोटिफिकेशन में वर्ड लिमिट नहीं दिया था, लेकिन 15 मार्क के लिए आपको 600 वर्ड लिखना है, 10 मार्क के लिए आपको 400 वर्ड लिखना है। सिमिलर काइंड का पैटर्न फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी है। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसे का क्वेश्चन होता है 40 मार्क के लिए, एक प्रेसिज होता है, उसको प्रेसिज को होते हैं 40 मार्क एंड उसी प्रेसिज पे कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, उसको होते हैं 20 मार्क। तो टोटल हो गए आपके 100। ठीक है, ये हो गया आपका फेज 2 का पैटर्न। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि 30-30 के 3 क्वेश्चन होंगे, 15-15 के 3 क्वेश्चन, इसको हो गए 30 मार्क्स, 10-10-10 के 3 क्वेश्चन, इसको हो गए 20 मार्क। इसमें से कोई भी 2 लिखना है, इसमें से कोई भी 2 लिखना है। एंड आप जो आंसर्स हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप आंसर्स हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंटरव्यू भी आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। ये इंटरव्यू है, पहले इंटरव्यू को 50 मार्क्स थे, अभी लास्ट ईयर उन्होंने उसका वेटेज बढ़ा के 75 मार्क्स किया। वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि उनको राउंड फिगर चाहिए था। टोटल एग्जाम अभी होता है 375 का एंड इंटरव्यू के लिए है 75 मार्क्स, तो ये वेटेज हो गया 20%, इसलिए उन्होंने उसको 75 किया है। एंड ये साल से उन्होंने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी स्टार्ट किया है, बहुत इजी होता है, घर पे बैठ के आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना है। इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपका बस उनको नेचर जानना है, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर सवाल आते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई आपको इसके लिए डरा भी सकता है, लेकिन आपको डरने का नहीं है। अब ये सिलेबस दिया है मैंने, तो इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप करके जस्ट देख लीजिए। और ये सारा सिलेबस है ना, आप ये जान लीजिए कि ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ये क्या है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में आर्थिक और सामाजिक क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में है। अगर आप ये सिलेबस देखेंगे ना, तो ये सारा का सारा सिलेबस पे क्वेश्चन आपके IBPS के, क्लर्क के, GA में भी आ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सिलेबस है, सब लोग इसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ते रहते हैं। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको क्या है ना, वास्ट होने से आपको बार बार पढ़ना पड़ता है और उसका नोट्स बनाना पड़ता है, अदरवाइज फिर ये डिफिकल्ट होगा आपको याद करने में, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। अब ये इंग्लिश का पेपर है, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर ऐसे है, प्रेसिज है, कॉम्प्रिहेंशन है, 40 मार्क 40 मार्क 20 मार्क, ठीक है 100। ये इंग्लिश है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश राइटिंग स्किल, यानी कि यहाँ पर आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है, यानी कि आपके स्पेलिंग है, आपकी वोकैबलरी है, पंक्चुएशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको ज़्यादा फोकस होगा। तो ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदाजे से 70% वेटेज इंग्लिश लैंग्वेज को होगा एंड 30% वेटेज आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उस पर होगा। और जो ESI और जो FM का पेपर है यहाँ पर उल्टा होगा, आपका इंग्लिश को 30% वेटेज होगा, 70% वेटेज आपके कंटेंट को होगा।
अभी ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है, तो ये फाइनेंस का सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक ऐसे है कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए आते हैं। मैक्सिमम टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, कुछ टॉपिक नहीं आते होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये भी कॉमन सिलेबस है। आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी ये हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, ये नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक इसमें कवर किया गया है। लेकिन किसी ने बीकॉम किया है, बीकॉम, तो सेकंड और थर्ड ईयर में ये पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ईजी है, सबसे ईजी ये मैनेजमेंट सिलेबस है आरबीआई का। जो लोग नए होते हैं उनको बस डर लगता है, लेकिन एवरी ईयर मैनेजमेंट में ही सबसे हाईएस्ट लोग यहाँ पर स्कोर करते हैं। अभी लास्ट ईयर में उन्होंने इथिक्स इंट्रोड्यूस किया है। इथिक्स भी बहुत ईजी है, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है। एक बार पढ़ेंगे तो दो दिन में मैक्सिमम इथिक्स, और 3 दिन में आपका मैनेजमेंट का पढ़ाई आपका हो सकता है। तो अभी ये देखते हैं इस बार क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों ने, जो नए नए स्टूडेंट हैं ना, उनके दिमाग में बहुत डर फैलाया। इसकी वजह से डर फैलाया कि देखो आरबीआई के इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। आरबीआई के इंटरव्यू में कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देते हैं। आरबीआई के इंटरव्यू में जो लोगों को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनको मार्क्स नहीं देते। तो ये मैं पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है आरबीआई के इंटरव्यू के टॉपर्स। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो मार्क है वो एक एससी कैंडिडेट को मिला है। उसके बाद यह टॉप में ओबीसी के कैंडिडेट भी है, एससी के कैंडिडेट भी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों को मार्क नहीं मिलता है। आउट ऑफ 70 इतने मार्क्स मिले, यानी कि ये 90% से भी ज़्यादा मार्क्स हो गए, ठीक है। मतलब मार्क्स मिलते हैं, बस आपका परफॉर्मेंस वैसे होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको सारे टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिलते हैं वो सिस्टम को दोष देते हैं, उसकी निगेटिविटी वो बाकी लोगों में फैलाते। तो ये आप पे डिपेंड है। अगर आपका इंटरव्यू के लिए आप अच्छे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कुछ लोगों को रिटर्न में कम है, इंटरव्यू में ज़्यादा है। फाइनल क्या है, आपका सिलेक्शन हो चाहिए। क्या यूपीएससी जैसा एग्जाम नहीं है, ज़्यादा मार्क मिलेंगे तो आईएएस बनेंगे, नहीं तो फिर डिफेंस स्टेट में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब लोग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ही बनने वाले हैं। अब ये ऐसे लोग हैं कि जिनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले, फेज 2 में सबसे हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे, देखो इंटरव्यू में सिर्फ 18 मार्क, सिर्फ 39 मार्क्स, यहाँ पे 30 मार्क्स, लेकिन फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको डर लगता है इंटरव्यू के बारे में, और मैं बोलता डर क्यों लगे, हम प्रिपरेशन करेंगे। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इस बार इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट को 65 70 के ऊपर मार्क्स मिले। तो आपको डरने का बिल्कुल नहीं है, सिस्टमेटिकली एग्जाम पे फोकस करना है। अभी ये है, मैंने जस्ट नंबर निकाला है। 70 के ऊपर 21 लोगों को मार्क है, 65 के ऊपर 50 लोगों को मार्क्स है, 60 के अबव 77 लोगों को मार्क्स मिलते हैं। आप बाकी लोगों के बातों पे मत जाइए, वो आपको डराएंगे कि आपको वो मार्क्स नहीं देंगे। क्यों मार्क्स नहीं देंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन और ऐसा ही व्यू 2019 में हुआ था कि उसके बाद कुछ लोगों ने एग्जाम प्रिपेयर करना छोड़ दिया। लेकिन मुझे कम से कम 20-30 लोग ऐसे मालूम है कि जिनको 19 में कम मार्क्स मिले थे, इस बार बहुत ज़्यादा मिले। उस टाइम हमने गाली दी थी आरबीआई को, इस बार नहीं दे रहे क्योंकि उनको मार्क्स मिले। तो क्या होता है, कोई भी खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे सामने वाले को गलत ठहराता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई बहुत फेयर सिस्टम है। मैं खुद ये सिस्टम से पास हुआ हूँ और 10 साल से ये सिस्टम बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। मैं 100% नहीं कहूँगा फेयर होगा, लेकिन अबव 95% फेयरनेस यहाँ पर डेफिनेटली है। तो अभी ये देखिए ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी ना, तो हमारे जितने सारे स्टूडेंट हुए थे, तो ये 126 स्टूडेंट का डेटा है, 126 स्टूडेंट का डेटा कि जिनका बायोडाटा हमारे पास था। उससे मैंने ये निकाला है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको वर्क एक्सपीरियंस है। ये देखो, ये टोटल ये पाई साइज 126 है। तो ये यहाँ से चालू करते हैं। देखो 1 साल का एक्सपीरियंस वाले इतने लोग हैं, 2 साल के इतने हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के, 5 साल वाले, 6 साल वाले। तो ये जो डेटा है ना, ये जो लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है उन्हीं का है, ठीक है। तो ये 126 नहीं होगा, 126 टोटल हमारे पास जो बायोडाटा है वो है। और ये जितने लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोगों का ये डेटा है। बाकी इसमें जो फ्रेशर्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं इंक्लूड कर देता तो यहाँ पर फिर मैं 0 लिख के उनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकता था, लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, ये ऐसे लोग हैं कि जिनको गैप है, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, 4 साल का गैप, 5+ गैप वाले भी लोग यहाँ पर है। मतलब ऐसा नहीं है, सब टाइप के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आपको देखो क्या होता है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं ना मार्केट में, मैं अभी देख रहा हूँ कि वो रीज़न ढूंढ रहे कि क्यों मैं इसके लिए प्रिपेयर ना करूँ। ये बहुत निगेटिविटी, पेसिमिस्टिक एप्टीट्यूड हो गया। हमें रीज़न ढूंढना है कि यार क्यों मैं प्रिपरेशन करूँ। मुझे एक भी रीज़न मिल जाता है।
अभी देखिए लास्ट ईयर 2 आर्किटेक्ट ग्रेजुएट लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, और अगर कोई आर्किटेक्ट को प्रिपेयर करना है तो उनके लिए वो मोटिवेशन फैक्टर हो गया कि यार आर्किटेक्ट वाले लोग बनते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट लोगों का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर्स लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप पे डिपेंड है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हो या निगेटिव लेते हो। अब ये देखिए एज प्रोफाइल, ये सारे टोटल स्टूडेंट्स का एज प्रोफाइल है, ये 126 लोगों का डेटा है। देखो 22 साल वाले भी लोग हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ 2-4 तो होंगे। 23 साल वाले हैं, 24 वाले हैं, देखो 24 वाले, और जिनका एज ज़्यादा है वो भी लोग यहाँ पर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा ना, ये एवरेज अगर निकालेंगे इनका तो 27 के आसपास आएगा। देखो मैक्सिमम लोग ये कैटेगरी में आते हैं, आप उसको कहिए 26, 27, 28 वाले। लेकिन आपको बहुत यंग, मुझे पता है एक लड़की थी जिसका बस 2 महीने से एज क्वालिफाई हुआ था, यानी कि जब फॉर्म का डेट था, जिस डेट पे कैलकुलेशन करना था, 21 साल 2 महीने, और उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी है कि 7-8 महीने से उनका मतलब वो अंदर आ गया, अदरवाइज उनका एज बार हो जाते। तो आपको सारे टाइप के लोग मिलेंगे, आपको बस पॉजिटिव रीज़न ढूंढना है, निगेटिव रीज़न आपको नहीं ढूंढना है। यह है अलग अलग प्रोफाइल का। ये तो सबको पता है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स होंगे, लेकिन बाकी प्रोफाइल वाले भी यहाँ पर लोग हैं। MBA है, BCom है, मैंने आपको कहा ना आर्किटेक्ट वाले भी है, BSc MSc वाले है, BCA है, स्टैटिस्टिक्स वाले भी यहाँ पर लोग हैं। तो अभी ये लास्ट ईयर मैंने, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम होने के बाद बहुत कम ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं या जो मेंटर करते हैं वो बहुत डरते हैं प्रेडिक्शन करने में, क्योंकि वो आपको पता है अगर प्रेडिक्शन गलत आएगा तो लोग गाली देंगे। तो एवरी ईयर नियर अबाउट मैक्सिमम टाइम, इस बार मेरा फेज़ 2 का गलत आया था प्रेडिक्शन, लेकिन क्यों आया था वो भी मैं बताऊंगा। तो ये देखो इस साल तो, इसके पहले साल 122 कट ऑफ था। मुझे बताओ 122 कट ऑफ होने के बाद अगला जो कट ऑफ होगा 70 प्रेडिक्ट करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल मैंने प्रेडिक्ट किया था, एंड नियर अबाउट कट ऑफ जो था, एक्चुअल कट ऑफ 68 के आसपास आया था, यानी कि मेरा ये प्रेडिक्शन उस टाइम बराबर आया था। तो ये इस साल का प्रेडिक्शन, ये 66.75 ये प्रिसाइज है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखो इंग्लिश का कट ऑफ 6, क्वांट का कट ऑफ 6, रीजनिंग का कट ऑफ बहुत डिफिकल्ट था। रीजनिंग में आपको पता है 60 क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 45 मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट 15 भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे ये रीजनिंग के पेपर में। 12 कट ऑफ, इतने सारे लोग, मेरे पहचान के कम से कम 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले 1 या 2 बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसकी वजह से? सिर्फ रीजनिंग की वजह से। तो आपको किसको भी बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना है। एक साल मुझे पता था 2017 में क्वांट का कट ऑफ 4 हुआ था, और काफ़ी सारे लोग IIM से पास आउट हुए उनका कट ऑफ नहीं निकला था क्वांट का, क्योंकि ये RBI का एग्जाम है, वो बराबर आपको यहाँ पर पकड़ लेंगे। तो ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का। आपको बिल्कुल ही ज़्यादा कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने का ट्राई करना है। ये हो गया 2021 का कट ऑफ है, ठीक है, 21 का कट। और ये कट ऑफ देखेंगे आपको 2013 से। मैं ये सारे एग्जाम को ट्रैक कर रहा हूँ, एवरी ईयर मेरे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। अभी तो नंबर जो है मुझे लगता है 300 से ज़्यादा हुआ होगा एवरी ईयर में। और यहाँ तक तो मैं RBI में था, यहाँ तक, ठीक है। और ये मैं जब RBI में था तब मैं ये लोगों को गाइड करता था, ठीक है। RBI में मुझे लोग स्टूडेंट मिलने आते थे, ऑफिस खत्म होने के बाद मैं ऑफिस में 1 घंटा बैठता था, वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे मिलने आते थे। देखो ये पूरा RBI का कट ऑफ का जर्नी है, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये अभी देखिए ये कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर आप देखेंगे 17 में 1.5 लाख थे, 18 में 1.5 लाख थे, 19 में भी 1.5 लाख थे, यहाँ पे 1.5 लाख था। यहाँ पे क्या हो गया, गैप बहुत हो चुका था, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर नियर अबाउट 1.88 लाख लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। मुझे लगता है इस बार नंबर और बढ़ने के चांसेस है यहाँ पर। और ये EWS सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ पे डेटा इसलिए है क्योंकि ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ था। EWS में बहुत कम कट ऑफ जाता है आपको। अगर इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर EWS का सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छा होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हाउ टू एनालाइज मतलब क्या है, कि अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, iExamB के वेबसाइट पे आपको जाना है, और वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है पूरे 6 साल के हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, और ये उस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके आपको GA का पेपर सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुराना
वहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्यूआरए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 120। तो आपको इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए, 70% ऑफ द एक्चुअल कट ऑफ। तो आप मान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है। तो जो लोगों का एवरी ईयर का कट ऑफ निकल रहा है, ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ इसके हिसाब से, तो आप थोड़ा सा फिर ईएसआई पे, फाइनेंस पे, जीए पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपका इसमें से दो भी जगह पे कट ऑफ नहीं निकला है और सेक्शनल कट ऑफ आप पिछले इमेज में देख लीजिए, तो आपको फिर क्यूआरई पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप, ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ पर आप जाइए, आप फ्री मॉक टेस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे या यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको वो मिल जाएगा। और फिर ये 16 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है, 21 का है, 15 का, ये आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो ये फेज 2 का कट ऑफ है। इस बार क्या हुआ था, मेरा इस बार प्रेडिक्शन 10 मार्क से गलत इसलिए आया क्योंकि क्या हुआ, स्टूडेंट से मुझे फीडबैक तो ऐसा मिला कि बहुत डिफिकल्ट गया, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन होता है दो चीज़ पे डिपेंड होता है। एक तो मैंने पोल किया था, पोल कंडक्ट किया था, आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सारे फेक लोग आके भी पोल करते, लेकिन मैंने 40-50 लोगों से पर्सनली बात की थी। 40-50 नहीं, बहुत लोगों से बात की, कम से कम 100 लोगों से बात की। तो वो क्या है ना, इस बार क्या हुआ, इसके पहले मेरे 2 बार प्रेडिक्शन बराबर आ गए एग्जैक्टली। उस टाइम क्या था ना, 300 में से 200 मार्क का ऑब्जेक्टिव था एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव मार्क सिर्फ 100 मार्क का था, यानी कि 1/3। इस बार क्या हुआ, 300 में से 200 मार्क का डिस्क्रिप्टिव बन गया, यानी कि सब्जेक्टिविटी आ गई। और जहाँ पर सब्जेक्टिविटी आती है तब प्रेडिक्शन गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं किया था, मैंने ट्राई किया और लास्ट ईयर हुआ भी था। ये कि क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम कोई भी चेंजेस होता है ना, तो मार्किंग जो है लीनियंट हुई थी। तो अगर आप देखेंगे ना, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्होंने दिए हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, आप हमारे आई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। उन्होंने इस बार इंग्लिश में एंड ईएसआई फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी लीनियंट मार्किंग, यानी कि काफ़ी अच्छे मार्क दिए हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है ना, वो उन पर डिपेंड है, उस पर कोई, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा ये 10 मार्क्स से मेरा प्रेडिक्शन गलत आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेडिक्शन कितना है, उसके प्रीवियस ईयर का प्रेडिक्शन कट ऑफ क्या था वो भी मैं आपको बताऊँ। देखिए 2011 से, मतलब देखो मैं कितने सालों से ये, और ये पूरा डेटा मैंने जमा करके रखा है और मैक्सिमम लोग यहाँ से वो डेटा लेके जाते हैं। 2018 में मेरा एग्जैक्टली बराबर आया था, 19 में भी मेरा बराबर आया था। अभी मैंने ये इतना प्रेडिक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल कट ऑफ ये आया था, 10 मार्क से मेरा गलत आया था। और इसका रीज़न माइट भी सब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो गई, वो भी हो सकता है। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो आपको जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, वो आपको देखना है, वो सॉल्व करना है। एंड उसके बाद फिर आपका खुद का एक प्लान बनाना है और उस तरीके से आपको सिंसियरली पढ़ाई चालू करनी है। तो जल्दी, क्योंकि अभी अगले महीने यानी कि 7 दिसंबर को 2021 वाला बैच ज्वाइन करने वाला है, उसके 2 से 3 महीने में जनरली नोटिफिकेशन आता है। तो ऐसा पकड़ लीजिए आप, हमारा एग्ज़ाम फरवरी या मार्च के आसपास होगा। अभी राइट टाइम है पढ़ाई चालू करने का, तो आप जल्द से जल्द आपकी पढ़ाई चालू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।